नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आप आज की वीडियो का भी उसी उम्मीद से इंतजार कर रहे होंगे जिसे हर रोज आप करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और आपके एग्जाम में सीधे के सीधे डायरेक्ट सवाल करंट अफेयर से बन जाते हैं। तो हम आज भी आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के नेक्स्ट राजदूत कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम के दोराईस्वामी, ऑप्शन बी प्रणय कुमार वर्मा, ऑप्शन सी अजय बिसारिया, ऑप्शन डी तरनजीत सिंह संधू। तो सबसे पहले सही जवाब आपको बता दूं, सही जवाब है ऑप्शन ए विक्रम के दोराईस्वामी जी। इनका नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि अब ये भारत के नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में। और बाकी के जो आपको यहां पे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये भी भारत के ही राजदूत है और अलग अलग देशों में पोस्टेड है। आपको कमेंट में बताना है कि इनकी पोस्टिंग कहां कहां है, यानी ये भारत के राजदूत के रूप में किस देश में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं विक्रम के दोराईस्वामी की। तो विक्रम के दोराईस्वामी की बात अगर हम करें तो ये अभी करेंटली जो है बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में विद्यमान है और इनकी पोस्टिंग जो है अब बांग्लादेश से कहां कर दी गई है? यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि ब्रिटेन में कर दी गई है। और ये 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर रहे हैं और हाई कमिश्नर बनने से पहले इन्होंने अपना एक वक्त जो है जर्नलिस्ट के रूप में भी बिताया है, यानी इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अब अगर ये बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे, इन्हें नियुक्त कर दिया गया यूके में, तो बांग्लादेश की पोस्टिंग तो खाली हो जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस जगह पे भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में बांग्लादेश में जो हाई कमिश्नर बन रहे हैं, उनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा जी। ये करेंटली कहां पे इनकी पोस्टिंग है? तो वियतनाम में। दोस्तों, इस जो हाई कमिश्नर की अगर मैं बात कर लूं कि इनकी पोस्टिंग फेरबदल होती रहती है और अलग अलग देशों में जो है ये भारत के उच्चायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो आप इन पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट वाले पार्ट से ही इस जो है फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाएंगे कि हाल ही में पाकिस्तान में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या कहीं पे भी आ सकते हैं, अफगानिस्तान में भी आ सकते हैं। तो आप इनकी एक लिस्ट बनाकर जरूर रखें और उसे अच्छे से रिवाइज करते रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां किया है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी चांदीपुर, या ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार जी। तो सबसे पहले सही जवाब आपको मैं बता दूं, सही जवाब है ऑप्शन सी चांदीपुर। और ये चांदीपुर कहां है? तो ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, यानी इस जगह से, इस चांदीपुर तट से अभी हाल ही में VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। और ये किस तरह का मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये इसकी अगर मैं कैटेगरी बता दूं तो ये सरफेस से ये मिसाइल छोड़ी जाएगी और एयर तक इसकी मारक क्षमता है, यानी ये एयर में अपने टारगेट को मार सकता है। ठीक है, अब इसकी मैं टारगेट की रेंज आपको मैं बता दूं तो टारगेट की इसकी रेंज है 40 टू 50 किलोमीटर। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसीलिए इसकी टारगेट रेंज कम है और ये 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये वर्क कर सकता है। और इसकी जो टेस्टिंग की गई है, इसकी टेस्टिंग इंडियन नवल शिप के मदद से की गई है और इसकी टेस्टिंग अभी हाल ही में पहली बार नहीं की गई है। इसकी टेस्टिंग इससे पहले लास्ट ईयर फरवरी और दिसंबर में भी की गई थी और अभी जो है इस साल जून में भी इसकी टेस्टिंग की गई थी और अभी फिर इसकी जो है टेस्टिंग की गई है, ताकि इसकी जो मारक क्षमता है और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बरकरार रहे। और सबसे बड़ी चीज कि इस मिसाइल को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यानी बनाया गया है? तो इस मिसाइल को हमारे भारत देश के डीआरडीओ द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल।
किस बांग्लादेशी लेखक ने हाउ आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप शीर्षक वाली रिपोर्ट के लिए 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? पुलित्जर पुरस्कार से भी सवाल आपके आते रहते हैं, तो इस पे भी नजर बनाए रखना जरूरी है। और हाल ही में बांग्लादेश के एक राइटर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उन्हें जो सम्मानित किया गया है वो एक शीर्षक के लिए सम्मानित किया गया है। नाम है हाउ आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप। याद रखिएगा, इसके लिए पूछा जा रहा है आपसे। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फहमीदा अजीम, ऑप्शन बी रजिया खान, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन डी नैला कबीर। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए फहमीदा अजीम। जी, इन्हें अभी इस शीर्षक के लिए हाउ आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप शीर्षक के लिए इन्हें 2022 का पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जिस कैटेगरी में ये पुलित्जर पुरस्कार जीता है वो कैटेगरी है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कमेंट्री कैटेगरी। याद रखिएगा, इन्हें इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। और ये बांग्लादेश की काफ़ी जो है फेमस और इलस्ट्रेटर राइटर है, यानी कि ऑथर है। और अगर मैं इनकी थोड़ी सी और चर्चा कर लूँ कि ये बांग्लादेश के पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी पर्सन है, यानी इससे पहले बांग्लादेश के जो पहले पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पर्सन हैं उनका नाम है मोहम्मद कोनीर हुसैन, और इन्हें कब ये पुरस्कार दिया गया था? 2018 में। अब पुलित्जर पुरस्कार जिसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये बेसिकली जर्नलिज्म और पब्लिशिंग के फील्ड में दिया जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के टर्म से भी काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, और इससे सवाल बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत द्वारा गुजरात के किस नृत्य रूप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डांडिया, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी भवाई, या ऑप्शन डी टिप्पणी। यहाँ पे आपको कुछ जो है गुजरात के नृत्य दिख रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस नृत्य को भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी गरबा। गरबा एक डांस का फॉर्म है, और बेसिकली ये कहाँ के लिए फेमस है? तो गुजरात के लिए फेमस है। यहाँ जैसे आप देख रही हैं कि ये महिला गरबा डांस कर रही है, और बेसिकली ये जो डांस किया जाता है ये दशहरा के समय किया जाता है। अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए गुजरात की महिलाएं या और अलग अलग जगहों पे अब ये डांस होने लगे हैं। बेसिकली ये गुजरात से काफ़ी जो है रिलेटेड ये डांस है। इसे अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नामित किया गया है। अब इस साल तो इसकी जो है गरबा डांस को नामित किया गया है, और इसके पहले यानी कि पिछले ईयर दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, यानी कि टोटल कल्चरल अगर हेरिटेज की बात की जाए तो टोटल 14 एलिमेंट्स जो है इस कल्चरल हेरिटेज में शामिल होते हैं या हो सकते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे म्यूजिक, डांस, थिएटर, फेस्टिवल, रिचुअल्स और स्टोरी टेलिंग। इनसे जो भी चीजें अगर फेमस है, भारत सरकार को लगती है कि इसे जो है यूनेस्को के लिस्ट में इसे दर्जा मिलना चाहिए, वो इसे नामित कर सकती है। अब अगर बात हो रही है यूनेस्को की, तो इसकी हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसकी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 16 नवंबर 1945 यानी कि 1945 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत ने किस देश को हराकर 14वीं एशियाई पुरुष अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है 14वीं एशियाई पुरुष अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक भारत विजेता को, यानी कि भारत ने इनमें से एक टीम को हराकर यह कांस्य पदक जीता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। जी, भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 14th एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, और इसने इस मेडल को जीतने के लिए, यानी भारतीय टीम ने इस मेडल को जीतने के लिए 3-2 से साउथ कोरिया को
हराया है। अब ये चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ईरान के तेहरान में किया गया था। और अगर मैं 5th और 6th प्लेस की बात कर लूँ इस चैंपियनशिप में, तो चाइना के टीम को मिला है और चाइनीज ताइपाई टीम को 6ठा प्लेस दिया गया है। अब इस चैंपियनशिप में भारत के जो पदक रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो भारत इस चैंपियनशिप में अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। यानी भारत ने ब्रोंज जीता है, सिल्वर जीता है, लेकिन अभी तक भारत को गोल्ड मेडल हासिल नहीं हो पाया है। अगर 2005 और 2008 में देखें तो भारत को 2 ब्रोंज मेडल मिले थे और 1 सिल्वर मेडल मिले थे, लेकिन अगर गोल्ड की बात की जाए तो अभी तक भारत को गोल्ड मेडल हाथ नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। मिनीऑप्टेरस फिलिप्सी की खोज भारत और श्रीलंका में की गई है। यह डैश की एक प्रजाति है। यानी भारत और श्रीलंका में एक प्रजाति की खोज की गई है, इसका नाम है मिनीऑप्टेरस फिलिप्सी। आपको बताना है कि ये किसकी प्रजाति है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मछली या ऑप्शन डी चमगादड़। तो सही जवाब है ऑप्शन डी चमगादड़, यानी कि बैट। यानी बैट की ये प्रजाति है मिनीऑप्टेरस फिलिप्सी, जिसकी अभी हाल ही में भारत में और श्रीलंका में भी खोज की गई है। लेकिन क्यों ये फेमस हो गया है? इस प्रजाति को सबसे पहले भारत और श्रीलंका में खोजा गया है और इसकी अगर हम खासियत देखें तो इसकी जो फिंगर है वो लंबी फिंगर वाली ये बैट की प्रजाति है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहे होंगे। और इससे पहले एक और प्रजाति बैट की सामने आई थी जो कि थिक टम्ड बैट प्रजाति थी, जो कि मेघालय में मिला था। और अभी जो है इंडिया और श्रीलंका में लंबे जो है फिंगर वाले बैट की प्रजाति खोजी गई है। और इसे जिसके द्वारा खोजा गया है वो श्रीलंका के थारका कुसुमिंदा ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रोहाना के रिसर्चर्स है। इन्होंने इसे खोजा है और इसका नाम जो पड़ा है मिनीऑप्टेरस फिलिप्सी, वो बहुत ही विख्यात जो है जूलॉजिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उस जूलॉजिस्ट का नाम है WWA फिलिप्स। इनके नाम पे ही इस प्रजाति का नाम मिनीऑप्टेरस फिलिप्सी रखा गया है। और मैं और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये प्रजाति बैट की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस जनरल बीमा कंपनी ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बजाज एलियांज, ऑप्शन बी एडलवाइज, ऑप्शन सी HDFC एर्गो या ऑप्शन डी ICICI लोम्बार्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन सी HDFC एर्गो। जी, HDFC एर्गो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी हाल ही में भारत देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि कंट्री की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम लॉन्च की है, शुरू की है। अब ये क्या है, आखिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इकोसिस्टम लॉन्च करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अब आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानकारी चाहते हैं तो आपको इस जो है HDFC एर्गो के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी एक अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल इसे बताया जा सकता है। यानी कि इस पोर्टल पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हर एक जानकारी दी हुई है। आप उस पोर्टल पे जाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़े हर एक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और इसे शुरू किया गया है HDFC एर्गो के द्वारा। यानी इससे प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उपलब्ध है, जैसे कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है इसके, या इसके रोड साइड अगर असिस्टेंस की बात कर ले तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, या इसके RTO सर्विसेज पे कैसे इसके वर्क होंगे, ये भी ऑप्शन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब HDFC एर्गो जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये दो जो है फॉर्म का जॉइंट वेंचर है। पहला HDFC जो आप जानते हैं और दूसरा है एर्गो इंटरनेशनल AG जो कि जर्मनी की इंश्योरेंस कंपनी है। इन दोनों ने मिलाकर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाया है और नाम है HDFC एर्गो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने चीनी के विकल्प जाइलिटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT कानपुर या ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी।
यानी आपसे पूछा जा रहा है कि किस आईआईटी के रिसर्चर के द्वारा चीनी के विकल्प यानी चीनी के सब्स्टिट्यूट जाइलिटॉल के उत्पादन की नई विधि विकसित कर ली गई है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। जी, आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक नई विधि निकाली है और इसमें जाइलिटॉल का जो उत्पादन किया जा रहा है वो शुगर केन के वेस्ट से किया जा रहा है। और जाइलिटॉल आप जानते ही होंगे कि ये एक नेचुरल, इसे हम शुगर बोल सकते हैं। यानी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे अगर ये जाइलिटॉल लेता है तो उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। यानी ये एक तरह का एंटी डायबिटिक और एंटी ओबेसोजेनिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है। और जाइलिटॉल की एक और अगर खासियत की बात कर ली जाए तो ये कलरलेस होता है और व्हाइट क्रिस्टल के रूप में होता है जो आसानी से वाटर में घुल जाता है और जिसका फॉर्मूला है C5H12O5। ठीक है, ये शुगर से ही मिलता जुलता फॉर्मूला है, लेकिन ये नेचुरल रूप से इसे हम शुगर का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। HDFC बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा कहां खोली है? यानी कि ये जो शाखा है ये पूर्ण रूप से महिला द्वारा संचालित है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसने अपनी पहली महिला शाखा कहां खोली है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम या ऑप्शन डी पुणे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कोझिकोड। और कोझिकोड कहां है? तो ये केरल में है। ठीक है, और केरल में ही अभी हाल ही में HDFC बैंक ने पूर्ण रूप से महिला द्वारा संचालित एक ब्रांच को शुरुआत की है और ये केरल के नॉर्थ केरल में पड़ता है कोझिकोड। वहां पे इस ब्रांच की शुरुआत की गई है और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है वो वहां के मेयर बीना फिलिप के द्वारा किया गया है। अब बात आती है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक के अभी जो CEO हैं उनका नाम है शशिधरन जगदीशन और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी 1994 में और HDFC एक प्राइवेट बैंक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? यानी आपको यहाँ पे ऑप्शन बताए जाएंगे और इनमें से एक ने शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए अभी हाल ही में यूनेस्को की शांति पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी नंदिता दास, ऑप्शन सी अब्दुल्लाह कोनाटे या ऑप्शन डी ये सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए एंजेला मार्केल। अब एंजेला मार्केल कौन है जिन्होंने यूनेस्को की शांति पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है? तो ये जर्मन की फॉर्मर चांसलर है एंजेला मार्केल और इन्होंने 2015 में अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया से आए हुए कुछ शरणार्थियों को इन्होंने आश्रय दिया था। इनके इस नेक काम के लिए अभी हाल ही में इन्हें यूनेस्को के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यूनेस्को की शांति पुरस्कार, इनका जो ऑफिशियली नाम है वो है फेलिक्स हॉफेट-बायोनी यूनेस्को पीस प्राइज। हम लेकिन जानते हैं यूनेस्को पीस प्राइज, लेकिन अगर इसकी ऑफिशियली नेम की बात कर ले तो मैंने जैसा अभी बोला फेलिक्स हॉफेट-बायोनी यूनेस्को पीस प्राइज। और इसका जो नाम रखा गया है इस प्राइज का वो आइवरी कोस्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है। अब इस अवार्ड को हर साल प्रेजेंट किया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1989 में की गई थी और हर एक इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने अपने अलग जो है अपने फील्ड में एक अच्छा काम किया है, चाहे वो प्रोमोट के फील्ड में हो, चाहे वो रिसर्च के फील्ड में हो, चाहे वो पीस के फील्ड में हो। ठीक है, अब इस पुरस्कार के जीतने वाले कुछ और लोगों के बारे में नाम जानते हैं। तो इस पुरस्कार को जीतने में कुछ और लोग जो शामिल हैं उनका नाम है जिमी कार्टर, फ्रेडरिक W.D. क्लर्क या नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जिस पे मैंने आज चर्चा किया। अगर आप इसकी फुल डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सरकारीपरीक्षा.com पे विजिट
कर सकते। अब अगर आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं तो आप सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।